नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक युग पढ़ रहे थे। वैदिक युग में हमने अब तक चारों वेद पढ़ लिए और ऋग्वेदिक काल की विशेषताओं को हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हम इस आगे के वीडियो में ऋग्वेदिक काल की सामाजिक विशेषताएं क्या थी, उनका समाज कैसा था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक युग में वहाँ की प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी, क्योंकि जो उनका राज्य होता था, जो उनका क्षेत्र होता था, वो किन किन प्रशासनिक इकाइयों में बटा होता था, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो उनकी सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, उसको बोला जाता था ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी प्रशासन की। ग्राम का मतलब होता था कई परिवारों का समूह। कई परिवारों का समूह, बहुत सारे परिवार मिलकर एक समूह में जब रहते थे तो वो गांव बन जाता था। तो कई परिवारों का समूह ऋग्वेदिक काल में ग्राम कहलाता था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। गांव की तरह ही ग्राम है, तो ग्राम और गांव हमें पता एक ही होता है। तो कई परिवार जब मिलकर रहते थे तो उस जगह को ग्राम कहते थे। और उस गांव का जो ग्राम होता था, उसका मुखिया होता था, उसे ग्रामणी कहा जाता था। उस गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। सिंपल सी कॉन्सेप्ट। इसके बाद में दूसरा जो मध्यम इकाई होती थी बीच की, उसको बोलते थे विस। इसका आप एक कॉलम बना लीजिए, ग्राम, ग्राम के नीचे विस, और विस के बाद में लिखाऊंगा मैं आपको जन। तो विश होता था, विश का मतलब होता था कई गांवों का समूह। विश का मतलब कई गांवों का समूह, कई ग्रामों का समूह। कई ग्रामों का समूह होता था, उसे बोलते थे विस। कई ग्रामों का समूह विस कहलाता था। बहुत सारे गांव मिलकर के विस कहलाते थे। जैसा हम आज के ज़माने में, आज वर्तमान में हम तहसील जिसे कहते हैं, वो उस समय विस होता था। मतलब हमारे यहाँ तहसील का क्या मतलब है, बहुत सारे गांव मिल जाएंगे और एक तहसील बन जाएगी बहुत सारे गांवों को मिला करके। उसी तरह उस समय बहुत सारे ग्रामों को मिला करके एक विस होता था। एक विस जो जो बड़ा उनका जो उपखंड बनता था, जो तहसील बनती थी, उसको विस कहा जाता था। और उसका जो मुखिया होता था उसको विस्पति कहते थे। विस के मुखिया को विस्पति कहते थे। इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद में बहुत सारे विस मिलकर क्या बनाएंगे, जन बनाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी इकाई थी उनके प्रशासन की, उसका नाम था जन। अनेक विष मिलकर, कई विषों से मिलकर के एक जन बनता था। कई विषों से मिलकर, कई विषों का समूह, कई विषों का समूह जन कहलाता था। हमें इस चीज को याद रखना है। तो ग्राम, विष और जन, ये तीन इकाइयां ऋग्वेदिक काल के प्रशासन की मुख्य इकाइयां थी। जन का जो मुखिया होता था उसको जनपति कहते थे। साधारण सी बात है, जन के मुखिया को जनपति कहा जाता था। और विष का जो मुखिया होता था उसको विस्पति कहते थे। सिंपल सी बात है। तो तीन इकाइयां हमको यहाँ देखने को मिली। और उस समय का जन आज के राज्य की तरह मान लो आप। आज जो जिस राज्य होते हैं उसमें बहुत सारी तहसीलों को मिला करके एक राज्य बनाया जाता है, उसी तरीके से उस समय बहुत सारे विषयों को मिला करके एक जन बनाया जाता था। इसके बाद देखिए तो वहाँ की जो राज व्यवस्था थी, उसमें जो राजा का पद था वो कैसा था। राजा का पद उस समय आनुवंशिक होता था। राजा का पद आनुवंशिक था। राजा का पद कैसा था, राजा का पद आनुवंशिक था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस समय जो राजा का पद था वो आनुवंशिक था। राजतंत्र वहां पर था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कह सकते हो कि वहां पर राजतंत्र था। इसके बाद देखें, हालांकि देखो राजतंत्र तो था, किंतु वहां पर एक समिति होती थी। एक समिति भी होती थी जिसमें राजा के अलावा अन्य लोग भी होते थे जो राजा को निर्णय लेने में सहयोग करते थे। एक समिति होती थी जिसे आम सभा कहते थे। वो समिति जो होती थी वो राजा का सहयोग करती थी। जैसे आज का मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं। आज के ज़माने में जो मंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए उसकी एक टीम होती है, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। उसी तरीके से उस समय
राजा की सहायता के लिए, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, राजा को सहयोग करने के लिए अपने कार्यों में एक समिति होती थी। तो राजा को सहयोग के लिए या फिर राजा का नियंत्रण के लिए एक समिति उस समय होती थी, हमें याद करना है। इसके बाद देखें तो हमें यह भी याद रखना है कि स्त्रियों को, महिलाओं को सभा में प्रवेश का अधिकार था। मतलब महिलाएं भी जो आम सभा होती थी उसमें जा सकती थी। स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी सभा में, महिलाओं को भी सभा में भाग लेने का अधिकार, महिलाओं को भी सभा में भाग लेने का अधिकार इस समय ऋग्वेदिक काल में था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ महिलाओं को अधिकार थे। ऋग्वेदिक काल की हम बात कर रहे हैं। अगली इनकी राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ जो राजा होता था, राजा भूमि का स्वामी न होकर, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। यहाँ का जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि युद्ध का स्वामी होता था, बल्कि युद्ध का स्वामी होता था। राजा को भूमि का स्वामी न मानकर ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेदिक साहित्य है, ये क्या मानता है, ये राजा को भूमि का स्वामी न मानकर राजा को युद्ध का स्वामी माना जाता था। कहने का मतलब राजा का काम भूमि की देखभाल करना नहीं था। राजा के अधिकार में जो प्रजा की भूमि होती थी वो राजा के अधिकार में नहीं होती थी, वो तो आम लोगों के हिस्से में थी। जैसे आपके पास 10 बीघा खेत है तो वो आपका है, उस पर राजा का नियंत्रण नहीं है। राजा का काम क्या है, प्रशासन चलाना, शासन करना और युद्ध के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित करना। बाकी दूसरे जो राज्य होते, दूसरे देश होते थे, बाहरी आक्रमण होता था, उनसे अपने प्रांत की, अपने राज्य की, अपने जन की रक्षा करना, ये राजा का काम होता था। भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं था। इस बात का मतलब हमको यही समझना है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, 3 इकाइयां हमने देखी। उसमें हमने उसके बाद देखा कि यहाँ पर राजतंत्र था, मतलब राजा का पद वंशानुगत था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको भी अधिकार थे, वो भी सभा में भाग ले सकती थी। इसके बाद हमने देखा कि राजा जो होता था भूमि का स्वामी न होकर के युद्ध का स्वामी होता था। इन चीज़ों से आपको सत्य असत्य वाले जो कथन होते हैं ना, सवाल, उनसे अगर एक आधा सवाल आ सकता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। किंतु अगर सत्य असत्य वाले कथन बने तो ये राजा भूमि का स्वामी वगैरह और महिलाओं को अधिकार, इस तरह से सवाल आपको सत्य असत्य वाले कथनों से आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।